हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिशारिया और आज हम लोग जो इंडियन पिनल कोड 1860 का जो लेक्चर सीरीज हमारा चल रहा है उसके लेक्चर नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। ठीक है, जिसका आज जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम के बारे में, किसी भी अपराध की अवधारणा क्या होती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। बेसिकली इंडियन पिनल कोड की जब हम बात करते हैं 1860 की, भारतीय दंड संहिता जिसको हम आईपीसी भी कहते हैं, अगर हम उसको देखें यहाँ पर तो बेसिकली वो एक क्या होता है, प्यूनिटिव कोड होता है। ठीक है, प्यूनिटिव कोड का मतलब होता है एक दंडात्मक कानून होता है। और जब भी मैं किसी प्यूनिटिव कोड की बात करता हूँ, किसी दंडात्मक कानून की बात करता हूँ, किसी पीनल लॉ की बात करता हूँ, ठीक है, ये क्या कहलाता है, एक पीनल लॉ कहलाता है। तो उसमें बेसिकली दो तरीके से चीजें वहां पर निकल के आती हैं। पहली जो चीज होती है, पहली जो बात होती है वहां पर वो ऑफेंस से रिलेटेड होती है, और दूसरी बात जो होती है वो उसके पनिशमेंट से रिलेटेड होती है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं उसके ऑफेंस के बारे में बात करने वाले, कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम और कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंस क्या होता है। तो ऑफेंस के बारे में सबसे पहले यहाँ पर सर जेम्स चार्ल्स स्टीफन साहब ने डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा कि क्राइम इज एन एक्ट नॉट ओनली पनिशेबल बाय लॉ, राइट, बट इट इज ऑल्सो रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट ऑफ द सोसाइटी। इसका मतलब यहाँ पर है कि इन्होंने दो तरीके से चीजों को डिफाइन किया। ऑफेंस में दो एलिमेंट्स को इंक्लूड किया। पहला एलिमेंट था कि उन्होंने कहा कि ऐसे एक्ट और ओमिशन जो क्या होते हैं आपके पनिशेबल बाय लॉ होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वो ऑफेंस कहलाएंगे। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि ऐसे एक्ट और ओमिशन जो क्या होंगे, रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पर ऑफेंस कहलाएंगे। रिवोल्टिंग टू द मोरल सेंटिमेंट का मतलब यहाँ पर होता है कि ऐसे एक्ट और मिशन जो क्या करते हैं, समाज की भावनाओं के विरुद्ध होते हैं या समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, अपराध की श्रेणी में आते हैं, राइट। सेकंड कैटेगरी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो बेसिकली जो सर जेम्स चार्ल्स स्टीफन साहब ने जो एक्ट को डिफाइन किया, जो कार्य या लोभ को, एक्ट और मिशन को डिफाइन किया, वो दो तरीके से किया। फर्स्ट उन्होंने कहा कि महम इनसे, और सेकंड एक्ट जो है आपका महम प्रोहिबिटम। ठीक है, तो महम इनसे का मतलब यहाँ होता है लीगल एंड मोरल लॉ। महम इनसे का मतलब यहाँ पर क्या है, मोरल एंड लीगल एंड मोरल लॉ। और महम प्रोहिबिटम का मतलब यहाँ पर होता है ओनली लीगल लॉ। तो स्टीफन साहब ने जिस एक्ट को ऑफेंस की कैटेगरी में शामिल किया वो क्या कहलाएगा, आपका महम इनसे कहलाएगा। महम इनसे का मतलब होता है लीगल एंड मोरल लॉ। ठीक है, तो एनी एक्ट और ओमिशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लीगल और मोरली रॉन्ग होते हैं, मतलब महम इनसे होते हैं, वही किस कैटेगरी में आते हैं, ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, अपराध की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड आपके पास जो डेफिनेशन है वो कौन सी है, जो यहाँ पर देखेंगे आपके पास लॉर्ड एडवर्ड कुक साहब की एक बुक थी जिसका नाम था मोरल थियोलॉजी। ठीक है, मोरल थियोलॉजी एक बुक थी जिसमें से एक मैगजीन ली गई थी जिसका नाम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमिसिट्रिया। एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमिसिट्रिया, इसका मतलब है कि एनी एक्ट डजंट मेक अ डिफेंडेंट गिल्टी विदाउट अ गिल्टी माइंड। ठीक है, कोई भी एक कार्य किसी भी अपराधी को या किसी भी अभियुक्त को तब तक अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उस अपराध को करने का उसका गिल्टी इंटेंशन ना हो। ठीक है, गिल्टी माइंड ना हो, दूसरी मस्तिष्क ना हो वहां पर, है ना। तो अगर इस मैगजीन को अगर हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वहां पर दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला एक्टस रिया होता है, दूसरा आपके पास मीन्स रिया होता है। तो जब एक्टस रिया होता है तो किसी भी ऑफेंस को करने के लिए आपको मीन्स रिया इन्वॉल्व होना चाहिए उस एक्टस रिया के साथ। अकेले एक्ट और ओमिशन को आप यहाँ पर ऑफेंस नहीं बना सकते, ऑफेंस की श्रेणी में शामिल नहीं कर सकते। तो ऑफेंस के साथ साथ क्या होना चाहिए, यहाँ पर मीन्स रिया इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे जब हम लोग मीन्स रिया को लेकर अलग से कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आगे आपको इसका एक सेपरेट लेक्चर मिल जाएगा। तो बेसिकली तीन तरीके से हम लोग मीन्स रिया के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फर्स्ट डिग्री ऑफ मीन्स रिया, सेकंड डिग्री ऑफ मीन्स रिया, थर्ड डिग्री ऑफ मीन्स रिया। फर्स्ट डिग्री ऑफ मीन्स रिया हमारे पास इंटेंशन होता है जिसको हम लोग आशय कहते हैं। सेकंड डिग्री ऑफ मीन्स रिया हमारे पास नॉलेज होता है जिसको हम लोग ज्ञान कहते हैं। और थर्ड डिग्री ऑफ मीन्स रिया हमारे पास क्या होता है, स्टैंडर्ड मीन्स रिया ऑफ आईपीसी। ठीक है, भारतीय दंड संहिता में कुछ स्पेशल मीन्स रिया दिए गए हैं, कुछ वहाँ डिफाइन कर दिए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडलेंटली, वॉलंटरली, ठीक है, रीजन टू बिलीव, ये सारे के सारे जो आपके मीन्स हैं ये किस में आ जाएंगे, स्टैंडर्ड मीन्स ऑफ आईपीसी में माने जाएंगे। क्लियर। तो इस तरीके से लॉर्ड एडवर्ड कोक की जो मैगजीन थी एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमिसिट्रिया, तो लॉर्ड एडवर्ड कोक ने जो ऑफेंस को डिफाइन किया वो एक तरीके से किया कि एक्ट के साथ साथ वहां पर मीन्स क्या होना चाहिए। अब देखेंगे अगर आईपीसी की बात करें तो आईपीसी सेक्शन 40 ऑफ आईपीसी 1860 में भी जो है यहाँ पर इस तरीके से ऑफेंस को डिफाइन किया गया। उन्होंने कहा कि एनी एक्ट और ओमिशन
made punishable by the IPC, any act or omission made punishable by the IPC as an offense। उन्होंने कहा कि ऐसे एक्ट और ओमिशन जो कैसे आपके पनिशेबल बाय IPC है, उनको किस श्रेणी में शामिल करोगे आप? ऑफेंस की श्रेणी में शामिल करेंगे। देखिए सेक्शन 40 ऑफ IPC की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर बेसिकली एक्ट और ओमिशन को ही पनिशेबल बनाया गया है, या एक्ट और ओमिशन को ही उन्होंने क्या कर दिया, ऑफेंस की कैटेगरी में ला दिया। यहाँ मेंसरिया जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पर जो मेंसरिया आपका है वो कैसा है, थर्ड डिग्री ऑफ मेंसरिया है। ठीक है, थर्ड डिग्री ऑफ मेंसरिया है आपका, जिसमें हमने कहा स्टैंडर्ड मेंसरिया ऑफ IPC है ना, वो इसमें कैटेगरी में शामिल माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट डिग्री मेंसरिया एंड सेकंड डिग्री ऑफ मेंसरिया को एक्सप्लेन नहीं किया गया। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। तो CRPC के सेक्शन 2N जो है वो भी CRPC के सेक्शन 2N वो भी ऑफेंस को डिफाइन करता है, और इसके बारे में कहा गया है कि एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय IPC और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अब देखिए दो तरीके के लॉ होते हैं। पहला हमारे पास एक सब्सटेंटिव लॉ होता है, दूसरा प्रोसीजरल लॉ होता है। सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली हमारे पास IPC होता है, और भी बहुत सारे लॉ होते हैं, ठीक है, जिसमें ऑफेंस और उनकी पनिशमेंट दिए जाते हैं। लेकिन जब मैं प्रोसीजरल लॉ की बात करूं तो आपके पास एक ही प्रोसीजरल लॉ है क्रिमिनोलॉजी में, वो है आपके पास CRPC, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। ठीक है, तो CRPC की जब हम बात करेंगे तो जितने भी सब्सटेंटिव ऑफेंस हैं सबका जो प्रोसीजर होता है वो CRPC में होता है। इसलिए इन्होंने कहा कि ऑफेंस को जब डिफाइन किया तो उन्होंने कहा एक्ट और ओमिशन के साथ साथ इन्होंने कहा कि पनिशेबल बाय द IPC। तो IPC में जो एक्ट और ओमिशन पनिशेबल है वो तो ऑफेंस की कैटेगरी में आते ही आते हैं। उसके साथ साथ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, इसका मतलब होता है कि तत्समय जो प्रवृत्ति विधियां हैं, तत्समय जो लागू आपके लॉ हैं वो भी किस में आएंगे, उसमें जो ऑफेंस आपके पनिशेबल वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऐसे एक्ट और ओमिशन जो क्या है आपके अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स, उसमें भी प्रोहिबिटेड कर दिए गए हैं, उनमें भी जो है वो ऑफेंस की श्रेणी में माने जाएंगे, ऑफेंस की कैटेगरी में इंक्लूड माने जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 4 डेफिनेशन यहाँ पर ऑफेंस के बारे में मिल जाती हैं। अब इन चारों डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स यहाँ पर ऑफेंस के मिलते हैं। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस और क्राइम की हम लोग अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। तो बेसिकली 4 तरीके से आपके पास ऑफेंस यहाँ पर 4 तरीके से आपको एसेंशियल एलिमेंट मिल जाएंगे। पहला है पर्सन, सेकंड आपके पास एक्ट और ओमिशन, थर्ड गिल्टी इंटेंशन, और फोर्थ आपका इंजरी होता है। पर्सन का मतलब होता है कि किसी भी ऑफेंस को करने के लिए एक पर्सन होना चाहिए, उस पर्सन ने यहाँ पर एक्ट किया हो गिल्टी इंटेंशन के साथ किया हो, और उस एक्ट और गिल्टी इंटेंशन से क्या हो, किसी पर्सन को इंजरी होना चाहिए। तो ऐसे मामले में कहा जाता है कि एक ऑफेंस क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट ऑफेंस हो जाएगा, कंप्लीट ऑफेंस हो जाएगा, पूर्ण अपराध माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे पर्सन की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग टू कमिट अ क्राइम। ठीक है, ह्यूमन बीइंग मींस एनी काइंड ऑफ लिविंग पर्सन। अब देखिए इसको इस तरीके से देखिए, जब भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जब बात की जाती है तो उसमें 2 पार्टीज होती है, एक अक्यूज्ड होता है और दूसरा आपका विक्टिम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन की बात की जाती है बेसिकली वो किसके लिए की जाती है, यहाँ पर अक्यूज्ड के लिए की जाती है, अभियुक्त के लिए की जाती है कि ये पर्सन होना चाहिए, क्योंकि ऑफेंस यहाँ पर कौन करेगा, पर्सन करेगा। इसका मतलब है कि जो क्रिमिनल लायबिलिटी हम एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है, जो भी हम क्रिमिनल लायबिलिटी यहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे वो किसके ऊपर होना चाहिए, पर्सन के ऊपर होना चाहिए। अब विक्टिम की बात करेंगे तो विक्टिम भी पर्सन हो सकता है, लेकिन अगर आप पर्सन के साथ साथ कोई एनिमल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि CRPC की जब हम लोग बात करेंगे तो CRPC का सेक्शन WA जो है आपका वो विक्टिम को डिफाइन करता है, और जो वो विक्टिम को डिफाइन करता है तो उसमें एनिमल भी क्या माना जाता है, इंक्लूड माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर। अब पर्सन के हम लीगल प्रोविजन को देखेंगे तो इसमें सेक्शन 11 ऑफ IPC में आपको मिल जाएगा कि बेसिकली जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति में किस किस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो व्यक्ति में इंक्लूड किया गया है किसको, एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। ठीक है, तो ध्यान रखना 3 चीजें यहाँ पर डिफाइन कर दी गई हैं। ठीक है, पहला एनी कंपनी, कोई कंपनी यहाँ पर आपकी हो जाती है, कोई एसोसिएशन हो जाता है और बॉडी ऑफ पर्सन हो जाता है। 3 चीजें यहाँ पर हो जाती हैं। अब 3 चीजों की जब बात करते हैं या कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन की बात करते हैं, इसका मतलब है कि पर्सन के साथ साथ इन तीनों चीजों के ऊपर भी आप क्या कर सकते हो, कोई क्रिमिनल लायबिलिटी आप क्या कर सकते हो, एस्टैब्लिश करते हो। मतलब इसका ये है कि कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन भी क्या कर सकते हैं, ऑफेंस कर सकते हैं। राइट, तो IPC में इनको भी क्या कर दिया, पर्सन की कैटेगरी में शामिल कर दिया गया है। अब इसके साथ देखेंगे सेकंड एसेंशियल एलिमेंट आपके पास जो है वो एक्ट और ओमिशन है। तो एक्ट और ओमिशन के बारे में कहा जाता है रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट।
तो एक्ट और ओमिशन बेसिकली जो होता है वो रिजल्ट ऑफ ह्यूमन कंडक्ट होता है। इसका मतलब है कि मानवीय आचरण जो होता है उसका परिणाम जो होता है वो एक्ट और ओमिशन के रूप में हमारे सामने आता है, ठीक है। तो सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी की जब हम लोग बात करेंगे तो सेक्शन 32 ऑफ आईपीसी आपके एक्ट और ओमिशन को क्या करता है यहाँ पर बताता है। तो एक्ट इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट, तो उन्होंने कहा कि एक्ट में एक से ज्यादा एक्ट शामिल होते हैं या कार्यावली, इसको बोलते हैं एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट को बोलते हैं कार्यावली, ठीक है, और सीरीज ऑफ ओमिशन को बोलते हैं लोपावली। तो एक एक्ट के अंदर एक से ज्यादा एक्ट आते हैं और एक ओमिशन के अंदर एक से ज्यादा ओमिशन भी इंक्लूड किए जाते हैं, तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड हमारे पास जो एसेंशियल एलिमेंट आता है वो आता है गिल्टी इंटेंशन। गिल्टी इंटेंशन का मतलब होता है दोषी मस्तिष्क। देखिए, जब भी दोषी मस्तिष्क की बात की जाती है तो सबसे पहले लॉर्ड एडवर्ड को क्या आते हैं और उनकी एक मैक्सिम याद आती है, क्या, एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमेंसिटिया, क्योंकि सबसे पहले गिल्टी इंटेंशन की बात या गिल्टी या मीन्स की बात उन्होंने की थी। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें तो 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरिप्रसाद राव, ठीक है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस हरिप्रसाद राव, और उन्होंने बहुत सिंपल से वे में कह दिया कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसिमेंसिटिया इंडियन लॉ में, इसका मतलब है कि इंडियन पिनल कोड 1860 में पूरे तरीके से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो इरेलेवेंट है। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट तो किया हुआ है, हमने इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार तो किया हुआ, लेकिन पूरे तरीके से नहीं किया, क्योंकि फर्स्ट डिग्री मेंस एंड सेकंड डिग्री ऑफ मेंस तो आपका इस मैगजीन के अकॉर्डिंग आता है, लेकिन आईपीसी में कुछ ऐसे ऑफेंस भी है जहां पर मेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जैसे है ना, जैसे आप देखेंगे वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट और काउंटर फिटिंग ऑफ कॉइन, ठीक है, तो इसमें मेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, मेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। और दूसरी बात करेंगे चैप्टर 4 की बात करेंगे तो सेक्शन 76 से लेकर 106 तक की जो प्रोविजन है उसमें भी मेंस की जरूरत नहीं होती है। तो जहां पर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड ऑफेंस होते हैं वहां पर मेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या किया, वहां पर ऐसे केसेस में हमने इस मैगजीन को अडॉप्ट नहीं किया हुआ है, क्लियर। चलिए, तो ये तो आपके पास थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आगे, तो हमारे पास लास्ट एसेंशियल एलिमेंट जो ऑफेंस आता है वो आता है इंजरी, ठीक है। इंजरी मतलब यहाँ पर क्षति, क्षति का मतलब अपहानि, ठीक है, जिसको हार्म भी कहते हैं, ठीक है, हार्म। चलिए, अब देखेंगे द फोर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम इज दैट एज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ ओमिशन, ठीक है, एक्ट और ओमिशन देयर मस्ट बी सम इंजरी और हार्म टू सम पर्सन टू द सोसाइटी एट लार्ज। देखिए, अल्टीमेटली जब भी कोई एक ऑफेंस किया जाता है, एक पर्सन जो एक्ट और ओमिशन करता है विद गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी माइंड, तो उसका जो इंटेंशन होता है वो किसी पर्सन को कोई इंजरी करने का होता है, उसको हार्म करने का होता है, ठीक है। तो बेसिकली हार्म जो है वो कई तरीके से हो सकती है, कई तरीके से इंजरी हो सकती है, जिसको प्रोवाइड किया गया सेक्शन 44 ऑफ आईपीसी, ठीक है, धारा 44 इंडियन पिनल कोड के धारा 44 में डिफाइन कर दिया। उन्होंने कहा कि बेसिकली जो इंजरी होती है वो कुछ 4 तरीके की इंजरी होती है। सबसे पहले बॉडी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रेपुटेशन से रिलेटेड और माइंड से रिलेटेड इंजरीज होती है, ठीक है। तो 4 प्रकार से इंजरी आपकी यहाँ पर मानी जाती है। तो बॉडी से रिलेटेड जो इंजरी होती है आप सभी को पता है, इसके लिए आईपीसी में चैप्टर 16 आपको एक अलग से मिल जाएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंजरी के लिए चैप्टर 17 आपको मिल जाएगा, ठीक है। रेपुटेशन से रिलेटेड ऑफेंस में आपको डिफेमेशन आ जाएगा, मानहानि जिसको हम कहते हैं। और माइंड से रिलेटेड जो इंजरी होती है, माइंड से रिलेटेड जो हानि होती है, उसमें आप देखेंगे जितने भी ऑफेंस महिलाओं के विरुद्ध शोषण के ऑफेंस होते हैं, हरासमेंट से रिलेटेड ऑफेंस होता है अगेंस्ट द विमेन, वो सारे के सारे किस माते माइंड से रिलेटेड इंजरी में आ जाते हैं। तो आईपीसी के सेक्शन 44 में 4 तरीके की यहाँ पर इंजरी बता दी गई है, राइट। चलिए, अब देखेंगे, ये तो था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया, लेक्चर आपको क्लियर है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन हमारे पास है, ठीक है, कि डिसऑनेस्टली हैज बीन डिफाइंड अंडर दिस सेक्शन ऑफ आईपीसी, ठीक है। डिसऑनेस्टली का मतलब होता है बेईमानी पूर्वक। बेईमानी पूर्वक जो है भारतीय दंड संहिता की किस धारा में डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है, ठीक है। आपके ऑप्शन है और सेक्शन 21, सेक्शन 23, सेक्शन 24 और सेक्शन 25। इसमें से जो भी सही आंसर हो उसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। और इसके साथ साथ अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है, ठीक है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।